कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कामवाली बनी आईएएस ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जब जब जो होना है तब तब सो होगा। शायद से ये बात आईएएस अधिकारी बन चुकी तानिया को अच्छी तरह से मालूम थी। ये कहानी है एक गरीब घर की लड़की तानिया की। तानिया एक 22 साल की लड़की जो अपने मालकिन के घर खाना बना रही थी। दरअसल तानिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घर खाना बनाती थी। उसकी इच्छा थी आईएएस ऑफिसर बनने की। वो आज खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछने लगी कि मालकिन, आपके बेटे किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे में मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वो तानिया को जोरों से डांट कर ये नसीहत देती है, तू अपने काम से काम रख। मेरा बेटा क्या कर रहा है उससे तुझे क्या लेना देना। अपना काम कर और चलती बन यहाँ से। जितना टाइम तू पढ़ाई करके बर्बाद करती है उतनी देर में मेरे घर की सफाई कर दिया कर। थोड़े पैसे और मिल जाएंगे तुझे और तेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ सही हो जाएगी। आज तानिया का मन चूर चूर हो जाता है। दरअसल मालकिन ने सब बातें तानिया को व्यंग के रूप में कह दी। अब तानिया काम से घर लौटकर आती है और रोज की तरह रात को पढ़ाई में लग जाती है और सुबह होते ही मालकिन के घर खाना बनाने निकल जाती है। लेकिन मालकिन के तेवर आज कुछ बदले बदले से होते हैं। मालकिन तानिया से कहती है कि तान्या, तुझे अमित से कुछ काम था क्या? अमित, जो कि मालकिन का बेटा था और यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, अमित आज घर पर ही था। मालकिन, मुझे ये पूछना था कि अमित किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मालकिन झट से तानिया को बोलती है, तू एक काम कर, तू आज यही रुक जा और अमित से अपनी पढ़ाई की बात भी कर लेना और मेरा थोड़ा काम भी कर लेना। तानिया झट से खुश हो जाती है। अब मालकिन बोलती है कि तान्या, आज रात में 15 लोगों का खाना बनाना है, क्या तुम बना दोगी? तानिया झट से हाँ बोल देती है क्योंकि उसे यूपीएससी की परीक्षा के लिए कुछ किताबें चाहिए थी और तानिया को मालूम था कि मालकिन का बेटा अमित भी यूपीएससी की परीक्षा की ही तैयारी कर रहा है और उसे पढ़ाई के लिए किताबें मांगने पर मिल जाएगी। अब देर रात हो गई थी। तानिया सभी 15 लोगों का खाना बनाती है और मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया को आप बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ पूछना है। लेकिन मालकिन का काम तो पूरा हो चुका था। वो खुशी से अपने काम करवा लेती है और ये झूठ बोलती है कि अरे, अमित तो उसके दोस्तों के घर गया है और शायद आज नहीं आने वाला। अब तानिया की खुशी दुख में तब्दील हो जाती है क्योंकि तानिया के पास जितनी भी किताबें थी वो पहले ही पढ़ चुकी थी और इस महीने में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो और किताबें खरीद सके। तभी अंदर से अमित माँ को आवाज लगाते बाहर आता है। अब मालकिन का झूठ सामने आ चुका था और बात को खुद से ही काटते हुए अपनी बात पर पर्दा डालते हुए वो कहती है कि बेटा, तू तो दोस्तों के साथ था ना। बेटा, तान्या पढ़ाई के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अब अमित तानिया से पूछता है। अच्छा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तब तानिया अमित को बताती है कि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन करे और किताबें खरीद सके और पूछती है कि आप बताएं मैं तैयारी कैसे करूं। इस पर अमित तानिया के औकात को समझाते हुए बोलता है कि अरे, तुम यूपीएससी की तैयारी में कहाँ फंस गई? ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पता है तुझे? बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले से कंपटीशन होता है। तू नहीं कर पाएगी। क्यों अपनी मजदूरी के पैसे किताबें और कोचिंग में बर्बाद कर रही है? ऐसा कहकर अमित अंदर चला जाता है और मालकिन भी तानिया को ये कहकर घर जाने बोलती है कि देख तान्या, घर में पहले से ही इतने लोग आए हुए हैं और अब सोने के लिए जगह भी नहीं बची। तू एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा। अब रात के 11:30 बज रहे थे। एक अकेली लड़की जो थक हार कर इतने काम करके घर आ जाती है और बहुत रोती है क्योंकि अमित ने तानिया को उसकी औकात जो बतला दी थी। अब तानिया इतनी थक चुकी थी कि उसका शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन तानिया ने उसी रात ये प्रण किया कि वो अमित के किए हुए अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगी और ये दिखा देगी कि एक गरीब और छोटे कॉलेज से पढ़ी लड़की भी आईएएस बन सकती है। तानिया अब उसी रात को अपना टाइम टेबल बनाती है और ये तय कर लेती है कि रात में उसे मालकिन के घर खाना बनाने के बाद घर आकर रात में रोजाना 7 घंटे पढ़ना है और दिन में कम से कम 3 घंटे। तानिया अपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना लेती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी किताबों की, कि किताबों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तब तानिया ने ठान लिया कि वो फिर से एक बार मालकिन के बेटे से किताब मांगेगी। क्या पता
वो दे ही दे, और ये सोचते हुए सो जाती है। सुबह तानिया अपनी 3 घंटे की पढ़ाई खत्म कर मालकिन के घर पहुंच जाती है। घर पर अमित बाबू सो रहे नजर आते हैं। तब तानिया मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप चाहो तो मैं आपके यहाँ और कुछ घंटे काम कर लूँगी, आपकी गाड़ी की सफाई भी कर दूँगी। बदले में आप मुझे हर महीने 500 रुपये और दे दीजिए, ताकि मैं पढ़ाई के लिए किताबें खरीद सकूँ। मालकिन भी आज खुश थी। वो कहती है कि एक काम कर, मैं पैसे तो नहीं दे सकती, मगर अमित की किताबें तुम्हें दिला सकती हूँ। तू पढ़कर जल्दी जल्दी वापस कर देना। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ के कहने पर अमित तानिया को किताबें पढ़ने के लिए देने लगा, और अब से तानिया अपनी पढ़ाई की गति दुगनी कर देती है। जो किताबें अमित के अलमारी में पड़ी धूल की बेड़ चढ़ रही थी, उनका अब उपयोग होने लगा था। अभी यूपीएससी की प्री परीक्षा में 4 महीने बाकी थे, और तानिया ने अमित की किताबों से सारा यूपीएससी का सिलेबस 4 महीने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि तानिया को किताबों का महत्व पता था। इधर अमित यूपीएससी से हटकर अपनी अलग ही दुनिया में मस्त था, लेकिन माँ को दिखाने के लिए वो तानिया को दी हुई किताबें 2 से 3 दिनों में मांगने लगता था। अब तानिया परीक्षा के लिए अपना रिवीजन चालू कर देती है, और एक दिन खाना बनाते बनाते मालकिन से पूछती है कि मालकिन, अमित भैया की तैयारी कैसी चल रही है? इतने में अमित वहां आ पहुंचता है और फिर से तानिया को उसकी औकात दिखाने में लग जाता है। लेकिन अब की तानिया वो तानिया नहीं थी जिससे उसने 6 महीने पहले किताब देते वक्त बात की थी। अमित पूरे रौब में फिर से तानिया से यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं ये पूछने लगता है, और इस पर 2 मिनट में तानिया पूरे सिलेबस को अच्छे से समझाकर अमित से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हाल में घटे हुए एक मुद्दे पर प्रश्न पूछती है। लेकिन बेचारे अमित को तो दूर दूर तक यूपीएससी के करंट अफेयर की जानकारी भी नहीं थी। वो बात को घुमाते हुए फिर से तानिया को अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल लेता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा आ जाती है। तानिया परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन अमित परीक्षा पास नहीं कर पाता और ये बताता है कि इस बार उसने परीक्षा दी ही नहीं। लेकिन तानिया तो पास थी, परंतु ये बात वो मालकिन और अमित को नहीं बताती। अब मेंस की बारी थी। अब तानिया दुगनी मेहनत में लग जाती है और मेंस में सफल रहती है। अब वो इंटरव्यू का इंतजार करने लगी थी, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मालकिन ने जोर देकर तानिया को काम पर बुलाया था और ये भी कहा था, अगर आज तू नहीं आई तो आगे तुझे कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। तानिया को तो ये तय था कि वो उस दिन नहीं जाएगी, क्योंकि उसे यूपीएससी की बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए जाना था। अब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इधर मालकिन तानिया को काम से निकाल देती है। अब तानिया अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। तभी यूपीएससी के रिजल्ट आ जाते हैं और तानिया को 369वीं रैंक मिलती है। जी हाँ, तानिया ने 369वीं रैंक सिक्योर कर ली थी। अब तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक गांव की लड़की यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बन चुकी थी। आज जब यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट का पता अमित को चलता है तो वो भागे भागे तानिया के घर आता है और उसे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछता है। आज मालकिन भी अमित के साथ पहली बार तानिया के घर आई थी। तानिया सोचती है कि वो भी एक दिन था जब मालकिन और अमित भैया मुझे मेरी औकात बताते थे, लेकिन शायद तानिया अमित जैसी नहीं थी। उसने अमित को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर कर दी और तानिया आईएएस ट्रेनिंग की ओर निकल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि तानिया के जिंदगी के महत्वपूर्ण पल आपको बहुत बेचैन कर देंगे, अपने पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर देंगे, अपने लक्ष्य के प्रति प्यार भरे अंदाज में बढ़ने को समर्पित कर देंगे। मुझे आशा है कि ये कहानी देखने के बाद आप अपने आप में बदलाव करेंगे। जमशेदपुर नाम के गांव में रफ़ीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफ़ीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफ़ीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफ़ीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफ़ीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज़ बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही ख़त्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफ़ीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था।
एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफीक से, अरे रफीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज़ 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफीक हर रोज़ सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है। तभी सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ज़रूरत थी। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज़्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं उसी से मटन लूँगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफीक अपना मुंह लटकाकर वहाँ से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथाश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथाश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ, बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथाश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफीक के पास दे देती है। अब रफीक डिब्बा लेकर अनाथाश्रम चला जाता है और अनाथाश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथाश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफीक के पास चले जाते हैं और रफीक से, रफीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथाश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफीक अपने घर चला जाता है। तभी रफीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा। माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूंगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है। तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है।
अब रफ़ीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन की दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफ़ीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली। हरियाणा नाम के शहर में सूरज नाम का एक नौजवान रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शारदा और पिताजी का नाम था शंकर। दोनों का स्वभाव बहुत शांत था, इसलिए उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती। सूरज के माँ पिताजी गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा खाने के लाले पड़े रहते। सूरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का खेतों में काम करके हाथ बटा दिया करता था। यही बात उसके माँ और पिताजी को भा जाती थी। अरे बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये काम के चक्कर में मत पड़ो। हाँ माँ, जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम काम मत करो। हम दोनों हैं ना, हम संभाल लेंगे। हाँ बेटे, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इस काम के झंझट में मत पड़ो। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं काम नहीं करूंगा, मगर पढ़ाई हो जाने के बाद तो मैं आपके साथ काम में हाथ बटा सकता हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, तुम तुम्हारी पढ़ाई करने के बाद काम कर सकते हो। सूरज पढ़ाई करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा था और उसने सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर दिया। वहां भी अच्छे मार्क्स मिलते उसका सिलेक्शन हो गया और अब वो मैदानी तैयारी के लिए लग गया। उसी तैयारी के साथ साथ वो अपने माँ और पिताजी की मदद कर ही दिया करता था, जिस वजह से उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। एक महीना बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका आर्मी में सिलेक्शन हो ही गया। अब वो देश के रक्षण के लिए सीमा पर जाने के लिए तैयारी में जुट गया। ये सब देखकर उसके माँ और पिताजी की आंखें भर आई। उसकी माँ रोने लगी। उनका बेटा जल्द ही घर छोड़कर जाएगा, इस बात से वो बहुत दुखी थे। सूरज, अभी तुम्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। तुम ये रोना बंद करो। बेटा, अब तुम चले गए कि 1 साल बाद लौट कर आओगे और मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? माँ, पहले देश की सेवा और बाद में घर आता है। मुझे अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है, इसीलिए मैंने ये सेवा चुनी है। हाँ, तू ठीक कह रहा है, काम तो काम होता है। तुम जाओ बेटा, मैं अब नहीं रोऊंगी, मगर अपना ख्याल रखना। हमारे देश की सेवा सबसे पहले आती है। हाँ माँ, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सूरज अपने माँ के पैर छूता है और पिताजी को गले लगाकर वहां से निकल पड़ता है। सूरज देश की सीमा पर उसके ऑफिस में पहुंच गया। बहुत कम समय में ही उसने अपने काम में बहुत तरक्की की। ये देखकर उसके सीनियर अफसर भी बहुत खुश थे और उसकी तरक्की देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन सूरज की माँ मंदिर में गई। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो देश की रक्षा करेगा और आप उसकी रक्षा करना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। शारदा ने अपने बेटे सूरज के लिए दिवाली के बहुत सारे पकवान बना के रखे थे। उसने सूरज को फोन किया। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आती है। मैं अच्छी हूँ बेटा, यहाँ आने के बाद भर पेट खिलाऊंगी। तुम वहाँ ठीक हो ना? हाँ माँ, अपना और पिताजी का ख्याल रखना। मैं रखता हूँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर शारदा ने फोन रख दिया। मगर उसका बेटा इस साल दिवाली के समय घर नहीं आएगा, इस बात का उसे बहुत दुख था। उसने बहुत सारी चीजें गरीबों में दान कर दी और उस साल की दिवाली खुद भी अच्छे से नहीं मनाई। सूरज ने भी अपनी दिवाली अपने दोस्तों के साथ ही मनाई, बॉर्डर पर अपने देश की सेवा करके। 24 घंटे सीमा पर तैनात रह के सूरज और उसके साथी देश की रक्षा कर रहे थे। एक दिन अचानक बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हो गया। इस बात की किसी को भनक भी नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंकवादी सीमा पर हमला करेंगे। मेरे देश के जवानों, हमारे बॉर्डर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है। हमें अभी के अभी तैयार होकर हमला करना है। आप सब तैयार हो? यस सर, हम तैयार है। सभी जवान तुरंत सीमा पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाते ही आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। जवानों ने उनका डटकर सामना किया। वो आतंकवादी देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी था। सूरज के मन में एक कल्पना आई और उसने अपने सीनियर साथी कैप्टन आशीष से कहा, सर, हमें आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे साथियों को और ज्यादा जख्मी कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम आगे निकलते हैं। हाँ सर। ऐसा कहकर सूरज और आशीष सबके आगे निकल पड़े। अब सूरज आतंकवादियों के बीचों बीच फंस गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी शूरता के चलते उसने बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उसका समय भी आ गया। आतंकवादियों ने उसके शरीर में गोलियां मारकर उसका शरीर छन्नी छन्नी कर दिया।
और सूरज ने वही अपने प्राण त्याग दिए। वो देश के लिए शहीद हो गया। हमारे जवानों ने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, लेकिन सूरज के साथ साथ हमें भी कुछ जवान गंवाने पड़े। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरी शान है तू। वतन के लिए जीना हमें, वतन के लिए मरना हमें। ए वतन तेरे कदमों पर सर अपना हम चढ़ा जाएंगे। देश मेरे वतन मेरे, मेरी आन है तू। देश मेरे वतन मेरे, मेरा अभिमान है तू। सूरज के शहादत की खबर उसके माता पिताजी तक गई। वो सुनकर उसकी माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके पिताजी भी जैसे टूट ही गए। उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया था। दोनों भी फूट फूट कर रो रहे थे। उनका जवान बेटा शहीद हो गया था, जिसका उन्हें दुख तो था, मगर अपने बेटे पर बहुत फक्र था, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे देश के जवानों के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वो है, इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं।